नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बंगाल का जल्दबाजी वाला एसआईआर लोकतंत्र के लिए खतरा, अमर्त्य सेन। मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रक्रिया में मुसलमानों और गरीब वंचित वर्गों के बाहर हो जाने का खतरा है। सेन ने कहा कि वोटर लिस्ट का गहन रिव्यू तभी सही है जब उसे पर्याप्त समय और सावधानी से किया जाए, जो बंगाल में नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि खुद उनसे शांति निकेतन में वोट देने के अधिकार को लेकर सवाल किए गए, जबकि उनके रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे। सेन ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जन्मे कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं होते, जिससे उन्हें परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जोखिम गरीब, वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों को है। उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि किसी भी योग्य नागरिक को वोट देने से वंचित न किया जाए। जजों के ट्रांसफर में सरकार के दखल पर विवाद, यह न्यायपालिका की आजादी के लिए खतरा, जस्टिस भुइयां ने उठाए कई गंभीर सवाल। राजा दे रहा न्याय, जजों के ट्रांसफर पर कांग्रेस का हमला। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा है कि जजों के ट्रांसफर में सरकार का दखल न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। पुणे के ILS लॉ कॉलेज में दिए गए लेक्चर में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की मांग पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर में बदलाव किया गया, जबकि मूल प्रस्ताव कॉलेजियम का था। जस्टिस श्रीधरन ने कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में MP के एक मंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ट्रांसफर सिर्फ न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होना चाहिए, न कि जजों को सजा देने के लिए जो सरकार को असुविधाजनक फैसला दे। उन्होंने चेतावनी दी कि कॉलेजियम प्रणाली का मूल मकसद सरकार के प्रभाव से मुक्त जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर सुनिश्चित करना है। जस्टिस भुइयां ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र और कानून के राज के लिए जरूरी है और इसे हर कीमत पर बचाना होगा। जस्टिस भुइयां ने चिंता जताई कि आज न्यायपालिका पर सबसे बड़ा खतरा अंदर से आ सकता है। अगर जज राजनीतिक या वैचारिक सुझाव से फैसले लें तो लोकतंत्र के लिए बुरा दिन होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी केस का फैसला सिर्फ यह जानकर तय हो जाए कि कौन सा जज या बेंच सुन रहा है, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र और कानून के राज की रक्षा के लिए जरूरी है। इसके लिए ऐसे जज चाहिए जो समय की राजनीतिक हवाओं के खिलाफ सीधे खड़े रहें। सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले जजों के ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जो संभल दिल्ली, जयपुर, गुजरात में हुआ वह दिखाता है कि भगवान के बाद अगर कोई किसी से न्याय की उम्मीद करता है तो वह राजा है। भगवान भी राजा के माध्यम से ही लोगों को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन जब राजा न्याय के रास्ते में आ जाए और न्याय ना मिलने दे तो क्या होगा? अगर राजा इंसाफ दिलाने के समय धर्म, जाति और भाषा देखे, तब आप सोचिए कि इस देश में कितने दिनों तक लोकतंत्र बच सकता है। खेड़ा ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस गुजरात मॉडल को यूपी में लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इस मॉडल से आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने आपको गुजरात का उदाहरण दिखाया है, जहां TG वंजारा, माया कोडनानी या बाबू बजरंगी जैसे तमाम लोगों को जज बदलकर राहत दी गई। वहीं एक दूसरा मॉडल भी है जिसमें मोटा भाई जज का ट्रांसफर कहीं और ही कर देते हैं। ऐसा मॉडल लोकतंत्र और इंसाफ के लिए बेहद घातक है। उन्होंने संभल में जज के तबादले का भी जिक्र किया। बता दें कि यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 युवकों की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM विभांशु सुधीर ने 20 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद उनका अचानक तबादला कर सिविल जज बनाया गया। नया CJM आदित्य सिंह भी कुछ घंटों में हटा दिए गए। पवन खेड़ा ने बताया कि इससे पहले भी सरकार के खिलाफ फैसले देने वाले जजों का तबादला हुआ है, जैसे दिल्ली दंगों में जस्टिस मुरलीधरन और राजस्थान में जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता का। ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किया। रिप्लेसमेंट पर खेलेगा स्कॉटलैंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने बांग्लादेश को पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है। टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत में मैच खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB को आखिरी फैसला लेने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया, लेकिन उसने अपना रुख नहीं बदला। इसके बाद ICC ने स्कॉटलैंड को उनकी जगह रिप्लेस किया।
बांग्लादेश को कोलकाता और मुंबई में 4 ग्रुप सी मैच खेलने थे, जिनमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली और नेपाल शामिल थे। विवाद की शुरुआत पीसीबी और आईसीसी के बीच तब हुई जब आईपीएल में खेल रहे बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम से रिलीज किया। बीसीबी ने मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इसे स्वीकार नहीं किया। यह पहली बार है कि किसी टीम को किसी ग्लोबल क्रिकेट इवेंट से बाहर किया गया है। महाविकास अघाड़ी में लौटेंगे अजीत पवार, राउत का दावा। राउत बोले, एनसीपी के गुट एकजुट होंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र के 2 एनसीपी गुट जल्द एक साथ आ सकते हैं और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में लौट सकते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक राउत ने दावा किया कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी और अजीत पवार के गुट के बीच आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में घड़ी चुनाव चिन्ह पर सहयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार महायुति का हिस्सा हैं, लेकिन उनका दिल एमवीए और परिवार के साथ है और वह 2 नावों पर सवार नहीं हो सकते। गौरतलब है कि अजीत पवार जुलाई 2024 में 8 विधायकों के साथ तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे एनसीपी में फूट पड़ी। उनके गुट को पार्टी का नाम और घड़ी का चिन्ह मिला, जबकि शरद पवार का गुट अलग है। इस महीने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में नगर निगम चुनावों के लिए दोनों गुटों ने गठबंधन किया था। इसके साथ ही राउत ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पीएमसी मेयर पद को लेकर भाजपा से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व भी झुकने को तैयार नहीं है। भारत पहुंची यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन राजकीय दौरे पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंची हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों नेता 27 जनवरी 2026 को 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री ने दिए भारत पर से टैरिफ हटाने के संकेत। 25% अतिरिक्त टैरिफ पर अमेरिका का यू टर्न संभव। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने का रास्ता निकाला जा सकता है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ फैसले सफल रहे हैं। बेसेंट के मुताबिक इस 25% अतिरिक्त टैरिफ की वजह से भारतीय रिफाइनरियों के जरिए खरीदे जाने वाले रूसी तेल में भारी गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि यह टैरिफ अब भी लागू है, लेकिन भविष्य में इसे हटाने की संभावना है। गौरतलब है कि ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर यह अतिरिक्त शुल्क लगाया था और फिलहाल भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की आर्थिक मदद कर रहा है, इसीलिए यह कदम उठाया गया। शशि थरूर और कांग्रेस में फिर बढ़ी दूरी। राहुल की अनदेखी से नाराज कांग्रेस बैठक में नहीं गए थरूर। केरल चुनाव से पहले कांग्रेस में बेचैनी। थरूर बोले, मैंने कभी पार्टी के रुख का उल्लंघन नहीं किया। शशि थरूर के कांग्रेस में बने रहने को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जब वे केरल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई पार्टी की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। यह बैठक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई थी। इससे पहले कोच्चि की महापंचायत में राहुल गांधी ने कई नेताओं का नाम लिया, लेकिन थरूर का नहीं, जिससे वे नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार थरूर खुद को लगातार अनदेखा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने संसद में कभी पार्टी लाइन नहीं तोड़ी, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर अलग राय रखी थी। मोदी सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ और 2022 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद से भी उनके और नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ी है। आगामी केरल विधानसभा चुनाव से पहले यह तनाव कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कोझिकोड में केरल साहित्य महोत्सव के दौरान कहा कि उन्होंने संसद में कभी पार्टी के स्टैंड का उल्लंघन नहीं किया है और सिद्धांत के तौर पर उनका एकमात्र सार्वजनिक मतभेद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था। थरूर ने कहा कि उन्होंने उस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था
और उन्हें इस पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना के बाद उन्होंने एक लेख में आतंकवादी ठिकानों पर कड़ा जवाब देने की बात कही थी और सरकार ने बाद में वही किया। थरूर ने स्पष्ट किया कि भारत को विकास पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ लंबे संघर्ष में नहीं उलझना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ आतंकी कैंपों तक सीमित होनी चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित में हमेशा भारत पहले आता है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि थरूर के पार्टी नेतृत्व से मतभेद हैं। इस पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर मुझे अपनी पार्टी नेतृत्व से बात करनी है, किसी पब्लिक फोरम में नहीं। मैं संसद के लिए दिल्ली जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी चिंताओं को साफ करने और उनका नजरिया जानने का मौका मिलेगा। ठीक से बातचीत होगी। जातिगत जनगणना भी बीजेपी का जुमला है, अखिलेश यादव। जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम नहीं रखा, अखिलेश का आरोप। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ 2 स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दावा किया कि सरकार ने जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम नहीं रखा है। उन्होंने सवाल किया कि जाति के कॉलम के बिना गिनती कैसे होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को जनगणना से जुड़ी एक अधिसूचना जारी की है। अखिलेश यादव ने इसी अधिसूचना की तस्वीरें साझा करते हुए कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिगत जनगणना भी बीजेपी का जुमला है। बीजेपी का सीधा फॉर्मूला है, न गिनती होगी, न आनुपातिक आरक्षण अधिकार देने का जनसांख्यिकीय आधार बनेगा। अखिलेश ने कहा कि जातिगत जनगणना न करना पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बीजेपी की साजिश है। दादरी लिंचिंग केस, आरोपियों को कोर्ट से झटका। आरोपी की सुविधा के लिए ट्रायल ट्रांसफर नहीं होगा, कोर्ट। दादरी लिंचिंग मामले में आरोपियों को एक और झटका लगा है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित सत्र न्यायालय ने 2015 में मोहम्मद अखलाक की हत्या के मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मुकदमे सिर्फ सुविधा, आशंका या कयास के आधार पर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। 6 आरोपियों ने दलील दी थी कि उसी जज के सामने सुनवाई से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन अदालत ने इसे निराधार बताया। इससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट यूपी सरकार की मुकदमा वापस लेने की अर्जी भी खारिज कर चुका है। अब केस उसी कोर्ट में चलेगा। अखलाक के परिवार के वकील ने इसे न्याय की दिशा में अहम कदम बताया है। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 को बिसाड़ा गांव में भीड़ ने अखलाक की पीट कर हत्या कर दी थी, जबकि उनका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हुआ था। आरोप था कि अखलाक ने गाय काटी और फ्रिज में गोमांस रखा था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने की केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ। मुख्यमंत्री योगी की पढ़ेगी मुश्किल। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हुए कहा है कि वे समझदार नेता हैं और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यह बयान प्रयागराज में माघ मेले में पालकी और संगम स्नान को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जिसमें शंकराचार्य पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा है। शंकराचार्य का आरोप है कि प्रशासन ने साधु संतों के साथ बदसलूकी की। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर सख्त टिप्पणी की, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें पूज्य कहकर सम्मान दिया और धरना खत्म करने की अपील की। शंकराचार्य ने कहा कि अफसरों की गलती मानने वाले नेता ही सही होते हैं। इस बयान से यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसे योगी बनाम केशव की बहस के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है, खासकर 2027 के चुनावों से पहले। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।